हेलो एवरीवन। आप देख रहे हैं एकलव्य स्नातक। और इस वाली वीडियो में हम आपके लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करवा रहे हैं जो कि है एनवायरमेंटल स्टडीज ईवीएस। स्पेशली इग्नू वाले बच्चों के लिए है। और इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BEVAE 181। यूनिट 1 है ये और इसका नाम है हमारा पर्यावरण। और यूनिट 1 आपकी पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी इस वीडियो में। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले बता दिया था इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि इस बुक का जो नाम है वो है पर्यावरण अध्ययन पर क्षमता वर्धक। इसके अंदर अपने 4 खंड आते हैं और उस खंड के अंदर अपने यूनिट आते हैं, जिसमें से आपका ये पहला यूनिट है हमारा पर्यावरण वाला। इसमें टोटल 14 यूनिट्स है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आज का जो टॉपिक है आपका वो है ये सभी टॉपिक। अगर आप इसको इग्नू की बुक से मैच करोगे तो आपको ये बिल्कुल सेम दिखेंगे, जो आपकी इग्नू की ऑफिशियल बुक होती है जो आपको इग्नू की तरफ से मिलती है उसके अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर हम सभी टॉपिक के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम समझेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण के बेसिक्स जानेंगे हम, ठीक है। और थोड़ी कुछ एक्स्ट्रा बातें भी। तो पर्यावरण दोस्तों, हमने पर्यावरण को बचपन से ही अध्ययन किया है। हमें टीचर ने बताया है कि पर्यावरण होता है हमारे आसपास चारों तरफ जो भी चीजें दिख रही है, चाहे वो जीवित हो या निर्जीव हो, उनको जो मिला दिया जाता है तो पर्यावरण बन जाता है। सेम वही चीज है यहाँ पर देखिए। फ्रेंच भाषा में एनवायरन शब्द से बना हुआ है जिसका मतलब होता है आसपास, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है परि और एक है आवरण। तो परि का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मतलब होता है घेरा, ठीक है दोस्तों। एक और बात यह है कि सभी इसके अंदर क्या होते हैं, अपने प्राकृतिक चीजें भी आ जाती है और अपनी मानव निर्मित चीजें भी आ जाती हैं और अपनी प्राकृतिक चीजें भी इसके अंदर आ जाती हैं। सभी जीवित भी आ जाती है और सभी निर्जीव भी आ जाती है। ये सभी चीजें जब आपस में मिल जाती है तो पर्यावरण का निर्माण कर देती है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें दोस्तों, तो एग्जाम्पल के लिए आपके आसपास की सारी चीजें जैसे पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, वन, मिट्टी, पानी, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु हो गए अपने, ये सभी चीजें पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगर हम बात करें तो जो सभी जीव जंतु होते हैं अपने, सभी जीव जंतु और मानव, ये सभी क्या है, पर्यावरण पर आश्रित है, यानी पर्यावरण पर निर्भर करती है। अगर दोस्तों पर्यावरण नहीं होगा तो हम अपने जीवन की कल्पना तक भी नहीं कर सकते कि हम कैसे रोजाना के डेली लाइफ रूटीन जो हमारा होता है हम उसको कैसे करेंगे, क्योंकि सभी चीजों के अंतर्गत अंतर हमें पर्यावरण की बहुत ज्यादा जो जरूरत है वो होती है। सभी जीव जंतु, जो जीव हो और जंतु हो, सभी आपस में क्या करते हैं, मिलकर रहते हैं और पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने में मदद करते हैं, योगदान देते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पर्यावरण के घटक के बारे में कि पर्यावरण के घटक कितने हैं और घटक का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो घटक का मतलब होता है अंग, ठीक है। अगर आपको बोला जाए घटक तो उसका अर्थ होता है अंग, यानी कि हम बात करने वाले हैं कि पर्यावरण के अंदर कौन कौन से अंग आते हैं उनके, ठीक है। जिन जिन चीजों से वो मिलकर बना है वही उनके अंग होंगे, ठीक है। किन किन चीजों से मिलकर बना है, पर्वत हो गया, जल हो गया, ठीक है, हमारी आसपास की सारी चीजें। अगर हम मेनली बात करें तो इसके दो घटक होते हैं। एक होता है अजैविक घटक, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निर्जीव। और एक होता है जैविक घटक जिसे हम कहते हैं सजीव, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिटेल में भी इसके ऊपर देख लेते हैं कि अजैविक घटक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती है। अजैविक घटक के अंतर्गत अपना आता है प्रकाश हो गया, ठीक है, तापमान हो गया, अपना वायुमंडल हो गया, सभी प्रकार की गैसें हो गई और जल हो गया, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पर जैविक की बात करें तो जैविक में सबसे पहले हम हो गए, मनुष्य, पादप हो गए, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव हो गए, छोटे छोटे जो जीव होते हैं अपने, वो सभी। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है।
किस टाइप के पर्यावरण मतलब किस टाइप के अंतर्गत पर्यावरण को बांटा गया है। यहाँ पर देखते हैं। तो पर्यावरण के मेनली आपने सुने होंगे दो प्रकार। वो होता है कौन सा? प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण। लेकिन हम इसमें तीन टाइप देखेंगे, तीसरा टाइप भी देख लेंगे। पहले इन दोनों को देखते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वह वस्तुएं शामिल होंगी जो हमें प्राकृतिक से प्राप्त होती हैं। जैसे महासागर हो गया, तालाब हो गए, झीलें हो गया, ठीक है, मैदान हो गए, रेगिस्तान हो गए, ये हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राकृतिक से। मानव निर्मित के अंदर कौन कौन सी होंगी? जो मानव ने बनाई है वो चीजें शामिल होंगी, ठीक है। जैसे शहर मानव ने बनाए हैं, कस्बे, उद्योग, बांध। अब एक तीसरे टाइप की बात करते हैं, जिसमें क्या है, इसका नाम है मानव संशोधित पर्यावरण, ठीक है। इसमें दोनों का योगदान है, पर्यावरण का भी योगदान है और मानव का भी योगदान है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वृक्षारोपण की, तो इसके अंदर जो वृक्ष होते हैं वो किनके होते हैं? वो पर्या उनके होते हैं, प्राकृतिक के। और जो रोपण होता है, यानी कि उनको कौन लगाता है जमीन के अंदर? वो मानव लगाता है। तो इसमें प्राकृतिक की भी बात हो गई और इसमें मानव निर्मित की भी बात हो गई, दोनों का योगदान होता है इसके अंदर। आप यहाँ पर जो फोटोज हैं इन्हें देख सकते हो। इस इमेजेस में आपको दिखाया गया है कि प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं। देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हो महासागर, झीलें, तालाब, नदियाँ, घास हो गए, मैदान हो गए, ठीक है। और मानव संशोधित पर्यावरण के अंदर हो गए बागान, वृक्षारोपण, ठीक है, बाग हो गए। मानव निर्मित के अंदर कौन कौन से हो गए? उद्योग हो गए, शहर हो गए, कस्बे हो गए, खेत हो गए। खेत, हाँ, तब बनता है वो जब उसमें किसान खेती करता है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें जब खेती करता है तभी वो खेत का रूप लेता है जिसके अंदर फसल हमारी उगती है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करते हैं अब जीवन जीने के लिए पर्यावरण का महत्व। तो दोस्तों ये सीधा सा क्वेश्चन है कि क्या जीवन जीने के लिए पर्यावरण का महत्व है? तो दोस्तों बिल्कुल, जीवन जीने के लिए पर्यावरण का महत्व बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम डेली रूटीन में, दैनिक जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें कहीं ना कहीं पर्यावरण का बहुत ज़्यादा हाथ होता है। मैं आपको सिंपल सा एक उदाहरण बताता हूँ। हमारी जो शुरुआत होती है दिन की, वो कैसी होती है कि हम एक गिलास पानी पीते हैं सुबह उठते ही। देखो वो हमें कहाँ से मिला? वो हमें पर्यावरण से मिला है, ठीक है। हम खेती करते हैं, खेती करने के क्योंकि हमें भोजन चाहिए होता है, और खेती करने के लिए जो भूमि होती है वो हमें पर्यावरण देता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके बाद घर की, तो घर में आपको पता है कि पहले के टाइम जो प्राकृतिक गुफाएं होती थी वो पर्यावरण देता था हमें। लेकिन अभी भी गांव में घर बनाने के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है उसमें ज़्यादातर पर्यावरण से मिलता है। शहरों में भी जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो घर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, वो भी हमें कहाँ से मिलती है? पर्यावरण से ही मिलती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या बातें दी हुई है। यहाँ पर यही बताया गया है कि जीवन जीने के लिए पर्यावरण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे कार्य करने होते हैं जिसके लिए पर्यावरण महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें जीने के लिए, अगर हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के लिए हमें वायु की जरूरत होती है, हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जो कि हमें कौन देता है? पर्यावरण देता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर जल की, ठीक है, तो हम हमारे जीने के लिए हमें सबसे ज्यादा किसकी जरूरत है? जल की भी जरूरत है, ठीक है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? पर्यावरण देता है। अगर हम बात करें यहाँ पर घरों की, कृत्रिम आवास, जैसे मकान हो गए, जो हम मकान बनाते हैं, तो उसमें भी कई सारी ऐसी चीजें होती है जो कि मानव निर्मित होती है। कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रकृति के द्वारा हमें उसमें बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्नीचर की बात करें, ठीक है, तो उसमें पेड़ों का इस्तेमाल होता है। जो हमारे गेट होते हैं लकड़ी के, उसमें भी अ, पर्यावरण का योगदान होता है, उसमें भी पेड़ों का योगदान होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं। हम जो कॉपी किताब पढ़ते हैं, वो जो कॉपी है वो भी पेड़ों की सहायता से बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारी चीजें हैं, और बिल्कुल हमारी जो जीवन है इसको चलाने के लिए पर्यावरण अहम भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर 4 पॉइंट की, तो इसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि लोग फसल उगाते हैं, ठीक है। फसल उगाने के लिए कृषि
करते हैं, फसल उगाते हैं, जिसके लिए हमें मृदा की आवश्यकता होती है, मिट्टी की आवश्यकता होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, जो कि हमें कहाँ से मिलता है? पर्यावरण से मिलता है। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और वो टॉपिक क्या है कि मानव पर्यावरण संबंध। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो मानव है उनका पर्यावरण के साथ जो है कैसा संबंध है, ठीक है। मानव का भी पर्यावरण के साथ संबंध होना चाहिए, अच्छा संबंध होना चाहिए, ठीक है। और अच्छा संबंध है भी, लेकिन आने वाले अभी कुछ सालों में जो है हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। जैसे कि आपको पता है, अगर हम बात करें प्राचीन काल से, तो प्राचीन काल में क्या होता था, हम पर्यावरण पे पूरे के पूरे निर्भर हुआ करते थे और पर्यावरण को हम कम नुकसान पहुंचाया करते थे। लेकिन अभी के टाइम में क्या हुआ है, कुछ सालों के अंतर्गत जब हमने इतनी तरक्की कर ली है और विकास लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसमें क्या है, हम पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जिससे क्या होगा, आने वाले समय में हमें दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। प्राकृतिक आपदाएं भी आ सकती है उसके कारण। अगर हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो प्राकृतिक आपदाएं आने की जो संभावना होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यहाँ देख लेते हैं क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, प्राचीन काल से ही ऐसी स्थिति दिखाई पड़ती है। यानी अगर हम पुराने समय की बात करें तो स्थिति ये देखी गई थी कि पादप और जंतु, पादप यानी कि पेड़ पौधे, जंतु की यानी कि हम आपस में मिलकर रहते थे, बहुत प्रेम से रहते थे, ठीक है। लेकिन पादप और जंतु आपस में मिलकर रहते थे और एक अच्छा जीवन स्तर चलता था उस समय में, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, स्थिति बदल गई, अलग स्थिति उत्पन्न हो गई। और स्थिति क्या है कि हम जो मानव है, हम क्या कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए पेड़ पौधों को अत्यधिक काटते जा रहे हैं, ठीक है। पर्यावरण को क्षति पहुंचाते जा रहे हैं, जो कि आने वाले समय में क्या हो जाएगा, बड़ा खतरा बनकर हमारे सामने उभर कर आएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, जीवन स्तर अच्छा बनाना है, अगर जैसे पहले से हमारा जीवन स्तर अच्छा चल रहा है और आगे भी हमें अगर अच्छा बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्राकृतिक का संरक्षण करना पड़ेगा। यानी हमें प्रकृति को बचाना पड़ेगा, पर्यावरण को बचाना पड़ेगा, ठीक है। तभी क्या होगा, पर्यावरण में संतुलन बना रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं सतत विकास की, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा होगा और यहाँ पर भी आ गया है। देखते हैं सतत विकास। तो सतत विकास की जो ये डेफिनेशन है, बहुत सारे बच्चे देखकर इसे कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है। अभी मैं आपको इसको बहुत अच्छे से बताता हूँ। देखिए, सतत विकास से हमारा अभिप्राय क्या है, जो वर्तमान पीढ़ी यानी हम, उनकी आवश्यकताओं को यानी हमारी आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों द्वारा, यानी जो पीढ़ी आने वाली है, आने वाले समय में अपनी निजी आवश्यकताओं को अपनी निजी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता में कोई समझौता किए बगैर पूरा किया जा सके। इसका मतलब है कि हम जो वर्तमान पीढ़ी के लोग हैं, वो आने वाले पीढ़ियों के लिए हम बचा के रखें। क्या बचा के रखें? पर्यावरण को बचा के रखें। ऐसा ना हो कि हम अपनी निजी आवश्यकताओं को, यानी हम अपने स्वार्थ के लिए पर्यावरण के साथ कोई समझौता कर दे और पर्यावरण को ही खत्म कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे ऐसे जानवर थे दोस्तों, ठीक है, जो विलुप्त हो चुके हैं, है ना। वो हमारे आने वाले जनरेशन को नहीं दिखेंगे, वो हमें भी नहीं दिखे। हमारे दादा परदादा के समय वो जानवर हुआ करते थे, लेकिन वो अब नहीं है। तो मनुष्य ने क्या किया है, अपने स्वार्थ के लिए या तो उनका शिकार कर दिया या तो उनको दांतों को बेच दिया, मतलब लाभ, अपने लाभ के लिए उनको खत्म कर दिया, विलुप्त कर दिया। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि आज के जो वर्तमान पीढ़ी है, वो ऐसा ना हो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए आने वाले पीढ़ियों को पर्यावरण का लाभ ना उठाने दे। ऐसा ना हो कि पर्यावरण को बहुत ज़्यादा हानि हो जाए। अगर हम सिंपल समझे तो सतत विकास क्या होता है, सतत विकास का मतलब होता है बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए विकास करना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, हम ऐसे स्टेप्स लेते हैं जिस स्टेप से क्या होता है कि विकास भी होता है लेकिन पर्यावरण को नुकसान भी नहीं होता है। मतलब हम संभल के चलते हैं और अच्छे से कदम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मान के चलिए हमें क्या करना है, ऊर्जा उत्पन्न करनी है, ठीक है। हमें बिजली चाहिए, तो उसका जो अच्छा तरीका है जिसमें किसी प्रकार का कोई पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और किसी प्रकार की जो गैसें हैं वो भी वातावरण में ना फैले, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सूरज की रोशनी से या तो सनलाइट से
या वायु से, हवा से बिजली उत्पन्न करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, उससे क्या होगा, वायु कभी खत्म नहीं होगी। और अगर मान के चलो हम विंड मिल के इस्तेमाल से बिजली को पैदा करते हैं, तो वायु वहां पर दूषित नहीं होती है। विंडमिल जो होता है अपना, विंडमिल आपने देखा होगा खेतों में होता है। तो विंडमिल क्या करता है, यहाँ पर पंखुड़ी सी होती है इसकी, ठीक है, विंडमिल की, और हवा पास होती है, और यहाँ पर लगी होती है टरबाइन उस विंडमिल के अंदर, और नीचे रखा होता है बैटरी रखी होती है बड़ी बड़ी, और ये टरबाइन जब घुमाता है, जब हवा यहाँ पर घुमाता है पंखुड़ी को, तो ये टरबाइन घूमती है, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, बिजली उत्पन्न हो जाती है जनरेटर के थ्रू, और यहाँ पर बैटरी में वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है दोस्तों, टरबाइन के थ्रू बिजली उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है। तो इसमें हमने क्या देखा है कि किसी प्रकार का जो वो है, मतलब वायु को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से जो है ऊर्जा को पैदा करना होता है। तो यहाँ पर लिखा है, इसमें ऊर्जा संसाधन को बेहतर बनाना और ऊर्जा संरक्षण करना, ऊर्जा संसाधनों को विकसित करना सम्मिलित है। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं तो अपशिष्ट उत्पादन को कम करना, यानी आपने देखा है फैक्ट्रियों से बहुत सारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकलता है, तो उसको कम करना और रिसाइकल की प्रक्रिया को अपनाना। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कुछ जुगाड़ कर दें जिस जुगाड़ से क्या हो, उसी वस्तु से दूसरी वस्तु बन जाए, या ऐसा कुछ हो जाए कि उसी वस्तु को हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो इन सभी चीजों का इस्तेमाल हम कर सके, रिसाइकल कर सके, रीयूज कर सके। ठीक है, इन्हीं सब चीजों को हम अपना सके, ये सतत विकास के अंतर्गत ये सभी चीजें आती है। अब दोस्तों, जो एक लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रह गया है वो क्या है, वो है पर्यावरण अध्ययन का महत्व। यानी कि पर्यावरण अध्ययन का अध्ययन करना क्यों जरूरी है। हम जो पर्यावरण अध्ययन पढ़ रहे हैं, क्या ये फालतू के लिए पढ़ रहे हैं या सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं, उसके बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, आखिरकार मतलब क्या है। तो यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन का महत्व समझने वाले हैं हम। तो मैं आपको बता दूं कि जो पर्यावरण अध्ययन का महत्व है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हम केवल मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहे हैं और पास होने के बाद हम इस चीज को भूल जाएंगे, नहीं, ये पूरी जिंदगी हमारे काम आएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमें पर्यावरण अध्ययन को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हमारी अभी की स्थिति क्या है। क्या हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं या हम उसे फायदा पहुंचा रहे हैं। हम पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो उसको किस प्रकार से हम उस नुकसान को कम कर सकते हैं या नुकसान पहुंचाना खत्म कर सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। पर्यावरण अध्ययन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने से बचा सकते हैं, ठीक है? और हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं। जैसे अगर हम ये किताब पढ़ रहे हैं, इसका ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम जागरूक हो रहे हैं पर्यावरण के प्रति कि हमें ऐसे स्टेप्स नहीं लेने हैं जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा हो। यहाँ समझिए, देखते हैं क्या-क्या लिखा हुआ है। पर्यावरण अध्ययन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इससे क्या होता है, वर्तमान स्थिति को समझने में हमें मदद मिल जाती है। पता चल जाता है कि अभी की स्थिति क्या है, ठीक है? और इससे हमें भविष्य को सुंदर बनाने में मदद मिलेगी। अर्थात अगर हम अपनी गलतियों को अभी ही समझ जाते हैं, ठीक है? हमने पर्यावरण को अभी तक बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाया है, नुकसान तो पहुँचाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण के भविष्य को लेकर चिंतित है और इनके ऊपर विचार होता है। ठीक है, बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो कि क्या करते हैं, पेड़ पौधे लगाते हैं, पेड़ पौधों की देखभाल करते हैं, ठीक है, उसके प्रति जागरूक है। तो हमें भी ऐसा ही करना है, और हम क्या करेंगे, इसी कारण से हम भविष्य को भी सुंदर बना पाएंगे। इसके द्वारा आने वाली प्राकृतिक आपदाओं को कम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो फिर पर्यावरण हमें नुकसान पहुंचा देगा। इसलिए हम पर्यावरण को बचाएंगे, ठीक है, और साथ में रहेंगे, संतुलन बनाएंगे। ये चीजें हमें पर्यावरण अध्ययन से पता चलती है, ठीक है। तो अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाओगे तो प्राकृतिक आपदाएं आ सकती है दोस्तों, ठीक है, जिससे जो कि बहुत ज्यादा विनाशकारी होगा। अगर हम बात करें यहाँ पर, इसके द्वारा विलुप्त होते जीव जंतुओं व पादपों की प्रजातियों की रक्षा भी हम कर सकते हैं। ये बात मैंने अभी आपको बताई थी जस्ट, कि हो सकता है कि कुछ ऐसे जीव जंतु हो और पेड़ पौधे हो जो विलुप्त होने के कगार पर आ चुके हो, लेकिन अगर हम पर्यावरण के महत्व को समझ लेंगे तो हम उस चीजों को रोक सकते हैं, ठीक है। हम उस कुछ बुरे लोगों को नहीं रोक सकते, वो पुलिस का काम है, लेकिन कम से कम अगर हम वो गलती नहीं करेंगे
तो पुलिस की और सुरक्षा कर्मियों की बहुत ज़्यादा मदद हो जाएगी क्योंकि हम वो बात समझ लेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर पानी, वायु, मिट्टी प्रदूषित होने से बचा सकते हैं इन सभी को, ठीक है। पर्यावरण का जो मेन मोटिव है, मेन लक्ष्य है, वो ये है कि जिसने भी पढ़ाई की है, अर्थात हम और हमारे जो जूनियर है, हमारे जो सीनियर है, उनको क्या है, उनको समझा सके और पर्यावरण के प्रति उनको सचेत कर सके कि हमें कुछ गलतियां हम कर रहे हैं जो नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य है बच्चों को योग्य बनाना, कि आने वाले समय में पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को वो समझ सके, वो हमारी स्थिति को समझ सके, पर्यावरण की स्थिति को समझ सके कि स्थिति कैसी चल रही है और हो सकता है कि उनकी समस्याओं का हल करने में भी सक्षम हो सके हम। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी इस चैप्टर के अंदर। आई होप आपको समझ में आ गया हो और यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी ये खत्म हो चुकी है, ठीक है? वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने क्लासमेट्स के साथ। जो भी आपका दोस्त है, क्लास में पढ़ता है, क्लास अटेंड करता है, उसको आप वीडियो भेज सकते हैं, ठीक है? और धन्यवाद, आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।